मूवीज में जो वकालत हम देखते हैं उसमें और बाहर जो वकालत होती है उसमें डिफरेंस बहुत डिफरेंस है। वो प्रक्रिया से नहीं चलते, वो उनके पास में टाइम लिमिट शॉर्ट होता है। यहाँ ऐसे मुकदमे भी हो जाते हैं जो 25-25 साल, 20-20 साल, 15-15 साल भी चल जाते हैं। अपने नेताजी होते हैं करोड़ों के लैपटॉप मांगते हैं, तो एक आम नागरिक दफ्तरों के चक्कर काटता रहता है। तो जो न्यायपालिका है वो दोनों पर नजर बराबर रखती है या फिर कुछ? वो विधायिका में जो नेता अगर वहाँ बैठते हैं वो खुद के लिए खुद ही कानून बना लेते हैं। उनको उनका दायित्व है जनता की सेवा करना। वो करते नहीं है। वो नहीं करते हैं। इसी वजह से हमारे पास में 5 साल में उनको पलटने का अधिकार दे रखा है। आजकल देखो सर, ये भी होता है ना कि महिलाएं जो है, गर्ल्स जो है, जानबूझकर लोगों पे इल्जाम भी लगाती है। तो सर उस टाइम में एक आदमी क्या करे? कोर्ट्स ने भी ये महसूस किया है कि कई बार कानून का दुरुपयोग होता है। हाँ, वो दुरुपयोग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बना दी। अगर दोस्त हमसे पैसे उधार ले ले, उससे वापस निकलवाने तो कैसे निकलवाए? बिल्कुल ले सकते। कैसे निकलवाए? बस एक छोटा सा कोई सबूत, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे आपने कहा यार मैं पैसे मांग रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, टॉक शो विद किशनवाला के एक और शानदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जब भी किसी के साथ अन्याय होता है तो वो न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और वहाँ सहारा बनते हैं एडवोकेट्स। क्योंकि कानून को जितना समझना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है न्याय के लिए कानूनी तरीके से लड़ना। इसलिए आज हमारे इस एपिसोड में हमसे मिलेंगे किशनगढ़ बार एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर प्रतीक मेहता, जिनसे हम जानेंगे उनके अनुभव, उनकी ज़िंदगी और कानून के कुछ किस्सों के बारे में। नमस्कार सर। नमस्ते सर, एक आसान तो नहीं होता हुआ रोज बेगुनाह और गुनाहगार के बीच में लड़ाई को देखना? हम वकील बेगुनाह और गुनाहगार का डिफरेंस हम नहीं करते, इसलिए हमारे लिए आसान हो जाता है। अच्छा, ऐसा? वो उसका फैसला जज को करना होता है। सही बात है, सही, एकदम सही बात। तो सर, जैसा एक चीज़ पूछता हूँ मैं आपसे, आप रोज़ न्याय के लिए लड़ाई करते हैं, न्याय के लिए आप रहते ही वहाँ पे, तो कभी कभार बेगुनाह को सज़ा होती होगी, तो सर उस टाइम थोड़ा दुख होता होगा? थोड़ा तो फील होता ही है कि उसका पक्ष तरीके से नहीं रखा गया, इसलिए अपील के प्रावधान बने हैं ताकि समय पे अपील कर सके। कहाँ कमी रही वो कमी दूर हो जाती है। अच्छा सर, जैसे बहुत बार देखते हैं एक गुनाहगार के लिए वकील लड़ता है, एक बेगुनाह के लिए भी लड़ता है, मतलब कहीं ना कहीं पता भी होता है कि यार ये गुनाहगार है। तो सर ये वो वकील गलत होता है वहाँ पे या फिर उसका जस्ट फर्ज है इसलिए वो पूरा कर रहा है? उसका फर्ज है, क्योंकि हमारे संविधान में हर व्यक्ति को अपनी बात, अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया गया है। अब वो सही है वो गलत है उसका फैसला जज करता है, पर कम से कम उस व्यक्ति की बात सुनी जानी चाहिए, जो हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि हर व्यक्ति को अपने बोलने का, अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। अब वो सही है वो गलत है, उससे गुनाह हुआ है, किन परिस्थिति में हुआ, क्या हुआ, वो इट्स द मैटर, डिपेंड ऑफ द मैटर। बहुत बार आदतन गुनहगार भी आते हैं जो बार बार गुनाह करते हैं, उनके लिए भी वकील लड़ते भी हैं, तो क्या वो सही है? जब कसाब को हाँ लीगल एड मिल सकती है तो एक आम आदमी को लीगल एड क्यों नहीं मिलेगी? वही वाली बात आ गई कि हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, चाहे वो गुनाहगार है, और जब तक अदालत उसे दोष सिद्ध नहीं कर दे वो गुनाहगार नहीं है, वो सिर्फ आरोपी की श्रेणी। ये बात सही कही सर आपने कि मतलब जब तक अदालत ये नहीं कह दे कि ये गुनाहगार है तब तक वो गुनाहगार नहीं होता है। सही बात है। तो सर जैसे आपके क्या ऐसे एक्सपीरियंसेस रहते हैं अदालत में जो आप थोड़ा शेयर करना चाहेंगे हमसे? अदालत में बस अपने पक्षकार को सुन के और उसके पक्षकार को सुनकर उसके जो कानून में प्रावधान है और जो उसके फैक्ट्स हैं, उस फैक्ट्स को, उन कानूनी प्रावधानों को तरीके से लेकर कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने का होता है कि सर ये आदमी बेगुनाह है, ये आदमी गुनाहगार है, और या फिर इस आदमी की प्रॉपर्टी है, इसका राइट्स है, ये उसको राइट्स मिलने चाहिए या उसके राइट्स नहीं मिलने चाहिए। इसी प्रकार से उसको पक्ष रखा जाता है। तो सर जैसे कभी बार ऐसा होता है आपके साथ में, ये मतलब जैसे गुनहगार का वकील और बेगुनाह का वकील आपस में से एक दूसरे के साथ थोड़ा हो जाता है ऐसा? हाँ, होता है, बिल्कुल हो जाता है। तो मतलब ऐसा कि बाहर मिल में देखता हूँ तेरे को। नहीं, वकीलों के बीच में सिर्फ वकील, सारे जो भी वकील होते हैं अमूमन मोस्ट प्रोबेबली जो समझदार रहते हैं वो अदालत में अपनी बात रखने के लिए अपने पुरजोर पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा सर, जैसे एक मूवीज में जो वकालत हम देखते हैं उसमें और बाहर जो वकालत होती है उसमें डिफरेंस? बहुत डिफरेंस है। जैसे कि वो प्रक्रिया से नहीं चलते, वो उनके पास में टाइम लिमिट शॉर्ट होता है। अच्छा, मूवीज में हाँ। तो उस टाइम लिमिट में उनको घंटा, आधा घंटे के अंदर पूरा केस है। यहाँ ऐसे मुकदमे भी हो जाते हैं जो 25-25 साल, 20-20 साल, 15-15 साल भी चल जाते हैं। केसेस बिल्कुल चल जाते हैं, 15-15, 20-20 साल बिल्कुल चल जाते हैं। तो सर इतना लंबा प्रोसेस क्यों होता है ये? न्यायिक प्रक्रिया ही ऐसी है। तो सर ऐसा तो वो जैसे बेगुनाह, सपोज करो एक बेगुनाह फंस गया, वो 20 साल तक वो अपना वकील लड़ रहा है उसके लिए, तो वो तो 20 साल तो बेगुनाही में निकाल दिया उसने। पर वो तो बेगुनाह तो है ना, उसको दोष सिद्ध नहीं किया कोर्ट ने, उसको अपनी बेगुनाही साबित करने 20 साल तो गए ना। अब हमारी न्याय प्रणाली ऐसी है
तो क्या इसके लिए कुछ होना चाहिए? अभी जो रिसेंटली बीएनएसएस और एविडेंस एक्ट में जो मेजर चेंजेस किए गए हैं उसमें इन प्रकरणों को शॉर्ट करने की कोशिश की गई है, अच्छा, ताकि जल्दी से जल्दी त्वरित न्याय मिल सके। जो आरोपी है उसको जल्दी से दंडित किया जा सके, जो बेगुनाह उसको त्वरित न्याय करने के लिए अभी नए प्रणाली में हमारे सरकार ने इनमें चेंजेस किए। 1/7/2024 से ये नई धाराएं लागू करी है, बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट में मेजर चेंजेस किए। क्योंकि क्या होता है ना सर कि हम काफ़ी देखते हैं लोग गुनहगार, जैसे ज़्यादातर ये पोस्को वाले ये एक्ट्स जो आते हैं इनमें बहुत लोग ऐसे आते हैं जिनके कोई गुनहगार नहीं होता है, बट फिर भी वो एक आरोप लगा दिया जाता है और वो बस वो अपनी पकड़ के बेगुनाही डाल दिया। साबित करने के लिए लड़ता वो रहे। लड़ता रहे, बस के लड़ता रहे और वो जिंदगी उसकी वहीं निकल जाती है। तो सर इनके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए ना सिस्टम हाँ, सर? ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पीडी ट्रायल का प्रावधान दे रखा है। अच्छा, अगर उसका केस लंबा चल रहा है, एविडेंस नहीं आ रही है, बिना फालतू की तारीख पड़ रही है, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल उसको राइट्स है। अच्छा, वो अदालत हाई कोर्ट में जाकर रिट पिटीशन दायर कर सकता है, अच्छा, ताकि मेरा केस स्पीडी ट्रायल से जल्दी डिस्पोजल किया जाए। मतलब अगर जिसने गुनाह मतलब उस पर आरोप लगाया है अगर वो सही से सबूत पेश नहीं कर पा रहे हैं तो हम एक फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, बिल्कुल, जिससे स्पीड से काम होगा। उसको बोलते हैं स्पीडी ट्रायल। क्या बात है सर, ये चीज शायद मुझे भी नहीं पता था। पर ये लोगों को, अगर आप लोग ये देख रहे हैं तो अगर ऐसा कहीं भी होता है तो आपको ये ट्राई जरूर करना चाहिए। जैसा इन्होंने बताया, हमको बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, तो आपको इस चीज को जरूर देखना चाहिए। नहीं सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। एक चीज सर मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कोई भी गुनहगार या बेगुनाह आपके तो सामने आते पता लग जाता होगा क्या कि ये गुनहगार है या नहीं है? हम आपको फिर बता रहे हैं कि हम बेगुनाह है या गुनाहगार है उसको हम नहीं देखते, उसको उसका निर्णय जज करता है। नहीं, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, मतलब हमें आपको सिर्फ उसका पक्ष सुनकर उसका पक्ष, कई बार ऐसे कई गुनाह ऐसे भी हो जाते हैं किसी व्यक्ति से परिस्थितिवश, चाहता नहीं है, वो चाहता नहीं है, इंटेंशन नहीं होता उसका, लेकिन हो जाता है। जैसा एक रोड एक्सीडेंट, कोई कौन चाहता है जब जबरदस्ती रोड एक्सीडेंट पर हो जाता है तो उसके जो क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंस है वो है। तो अच्छा ऐसी स्थिति में जैसे आपने रोड एक्सीडेंट अभी बोला, तो जैसे सपोज बाई चांस किसी से इंटेंशनली नहीं ऐसे एक्सीडेंट हो गया तो उस टाइम उसको क्या करना चाहिए? उसको तुरंत प्रभाव से पहले तो पीड़ित को हाँ, अस्पताल वगैरह पहुंचाना चाहिए, और तुरंत प्रभाव से पुलिस की सहायता ले जाकर वहां अपने सरेंडर करना चाहिए, अच्छा, ताकि उस पीड़ित को न्याय मिल सके। तो सर जैसे अब बाई चांस बहुत बार ऐसा होता है ना कि पीड़ित हो गया, देखो उसने तो अच्छा काम किया, उसने उसको ले भी गया और सरेंडर भी कर दिया। पीड़ित भी बहुत बार उसके खिलाफ इतना भयंकर हो जाता है कि वो उसको खुद को न्याय मिलने से पहले वो गुनहगार बन जाता है। तो ये गलत भी होता है उसके साथ। बिल्कुल हो सकता है, कई बार हो जाता है। तो फिर भी उस जिसने एक्सीडेंट किया है, एक्सीडेंट में धाराओं में सजा कम है। क्यों कम है? क्योंकि उसके पीछे इंटेंशन नहीं है उसका। अच्छा, उसको किसी को मारने का कितनी इंटेंशन सजा नहीं रहती है सर? है। अगर कोई डेथ हुई है तो 2 साल तक की सजा अच्छा, है बस। अभी बढ़ाई थी, लेकिन उस पर माननीय हमारी संसद ने उस पर रोक लगा दी थी। बहुत हिंदुस्तान के सारे ड्राइवरों ने उस पर आक्रोश आ गया था कि अगर हम किसी को बचाने जाएं तो पब्लिक ही आजकल वो तो करती है ना, हमारी जान को आफत हो जाती है, तो हम जान बचाएं या जान सही कह रहे हो सर, हमारे जान के लाले पड़ जाते हैं। ये तो अक्सर देखा जाता है कि प्रैक्टिकल है कि एक्सीडेंट होते हैं, आदमी भागने की सोचता है कि उसको पता है कि यार ये यहाँ रुका तो सबसे पहले तो पब्लिक मारेगी। बिल्कुल, अगर पब्लिक से भी बच गए तो ये जो इसका एक्सीडेंट है वो मार देंगे, बिल्कुल, या तो पैसे मांगेंगे, या देखो ये वाजिब बात है, पैसे मांग रहे हैं वो उसके न्याय के लिए मांग रहे हैं, बट जो इंटेंशनली नहीं होता फिर भी उसको गुनाह वो सजा मिल जाती है तो गलत होता है वो चीज। इसलिए इस मामले में कोर्टें लिबरल व्यू रखती है। अच्छा, एक्सीडेंट के मामले में कि इसकी लापरवाही रही, हाँ, या ऐसी कोई परिस्थिति हुई कि ऑटोमेटिकली ऐसा इंसिडेंट हो गया कि एक्सीडेंट हो गया। तो सर इसमें सजा 2 साल से भी कम होती है? 2 साल से तक, 2 साल मैक्सिमम सजा है अगर डेथ हो जाती है तो। अच्छा, डेथ होती तो, और इंजरी होती है तो ये 3 महीने से लेकर 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक की सजा। अच्छा, ऐसा वो डिपेंड करता है कि वो उसकी नेग्लिजेंसी कितनी रही है, अच्छा, लापरवाही कितनी रही है उसकी। और सर जैसे सपोज किसी को मतलब हिरासत में लिया गया और वो वकील करने लायक नहीं है, तो सर उसको कुछ हेल्प मिलता है या लीगल हेल्प टाइप का कुछ होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशन ने एक राइट दिया है कि अगर कोई पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लेता है तो उसे 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के पास में पेश करना अनिवार्य है। अच्छा, 24 घंटे तक वो हिरासत में रख सकते हैं, 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस हिरासत में नहीं रख सकती है विदाउट जुडिशियल ऑर्डर के। अच्छा, उसको 24 आवर के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करना अनिवार्य है। और जैसे ही जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में वो व्यक्ति आ जाता है
तो उसके पास में अगर एडवोकेट नहीं भी है तो कोर्ट उसको पूछेगी हाँ। आपके पास में एडवोकेट है या नहीं है। अच्छा। वो अगर मना करता सर मेरे पास में पैसे नहीं है या मेरे को समझ नहीं है मैं, तो कोर्ट उसे खुद लीगल एड एक ऐसा प्रोविजन है जिससे कोर्ट उसे फ्री में एडवोकेट मुहैया करवा। तो सर वो जो फ्री में आते हैं वो सही से लड़ते हैं? नहीं बिल्कुल लड़ते हैं, क्यों नहीं लड़ते हैं। अच्छे पैनल, अच्छे एडवोकेट है। अच्छा सर, जैसे आपने बहुत सारे केसेस लड़े होंगे, बिल्कुल, तो ऐसा कोई केस जिसने आपको भावनात्मक रूप से थोड़ा सा कर दिया हो, ऐसा कोई केस? मेरी 25 ईयर की वकालत हो गई है। हाँ। मैंने सैकड़ों मुकदमे लड़े हैं। हाँ। पर जहाँ सबसे ज़्यादा मार्मिक दृष्टिकोण देखा जाता है तो वो अक्सर कर फैमिली डिस्प्यूट्स में देखा जाता है। हाँ, क्योंकि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में तो पैसों का लेन देन हो करके जाता या है। कोई आदमी को ऐसी कोई हानि नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी का लॉस होता है, पर उसकी लाइफ और लाइफ से जुड़े हुए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग होते हैं वो फैमिली, हाँ, समाज, सोशल। तो हमें ऐसी चीज़ों में देखने के मिली है जहाँ फैमिली लड़ रही है, परिवार लड़ रहा है, माता पिता लड़ रहे हैं, बच्चे, एक बच्चा माँ के पास है, एक बच्चा पिताजी के पास में, या एक बच्चा माँ के पास रह गया तो पिता रो रहा है मेरे को, मैं बच्चे से नहीं मिल रहा। सही बात है। वहाँ ऐसी स्थिति मार्मिक स्थिति हो जाती है। हाँ। वहाँ हमारा सबसे बड़ा प्रयास ये होता है कि जो ये लीगल एड नालसा ने जो प्रोविज़न बनाए हैं, जिसको मध्यस्थता बोलते हैं, लोक अदालत बोलते हैं, ये एक ऐसी अच्छी कंसेप्ट तैयार किया है। उसमें जब भी आते हैं तो जज जुडिशरी को भी एक ऑब्लिगेशन डाल दिया गया है अच्छा, कि हर मैटर में समझाइश की जाए, दोनों के बीच में। दोनों के बीच में समझाइश की हाँ। जाए। उसके लिए एटमॉस्फेयर बनाया जाए, अच्छे एडवोकेट्स दिए जाते हैं। हमारे जैसे भी एडवोकेट, हम भी पैनल में हैं, अच्छा। हमारे पास भी ऐसे मैटर आते हैं। अच्छा। हम उन दोनों की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन करते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन करते हैं। ऐसा ही अभी रिसेंटली एक केस मैंने डिसाइड करवाया। 6 साल से पति पत्नी लड़ रहे हैं। अच्छा। उनका एक ही बच्चा, हाँ, लड़ रहे हैं। अब बच्चा हो गया इतना बड़ा, वो अपने पिताजी को पहचानने में अच्छा, उसको परेशानी हो रही है कि ये मेरे पिताजी हैं। उसको बताया नहीं गया? नहीं, उसको पता तो था कि मेरे पिताजी हैं, पर वो एक 6 साल, एक छोटा सा बच्चा है, नहीं, उसको मतलब 6 साल तक बताया नहीं होगा कि ये पिता है? 6 साल तक वो अपने पिता की शक्ल भूल हाँ, गया। वही तो ना। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। ऐसी स्थिति में हमने दोनों को समझाइश करवाई, पिता से बच्चे को मिलवाया, बच्चे को उनको 1 बार 2 बार काउंसलिंग करी हमने, तब जाके उनके सब समझ में आया। बच्चे को देखकर फिर दोनों ने अपने डिस्प्यूट्स दूर किए और आज वो दोनों तीनों आराम से साथ रह रहे। बच्चे को माता पिता दोनों का प्यार मिल गया। तो पिता की क्या हालत होगी जब बच्चा बहुत। पहचानने से मना पिता करता भी, है? कई बार पिता की ऐसी हालत होती है, कभी कई माँ बार की भी। माता की ऐसी हालत, कभी परिवार में दादा दादी नाना नानी एक तरह से बिखराव हो जाता है। सर, जैसे अगर सपोज करो कोई पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में ले ले और मतलब उसका गलत व्यवहार हो रहा है, अब वो उसने गुनाह नहीं किया है बट हो रहा है, तो उस टाइम उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मतलब क्या वो कर सकता है उसके खिलाफ में? देखिए, पुलिस स्टेशन में अभी हमारे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने, अदर्स कई हाई कोर्ट्स ने जो कैमरे लगाने की जो ये अच्छा। ऑर्डर किए हैं, हाँ। वो इसी वजह से किए हैं। अच्छा। क्योंकि पुलिस में अमूमन ये देखा गया है, एक टेंडेंसी बनी है कि पुलिस को देखते ही घबराते हैं। हाँ, एक जिसके साथ अत्याचार हुआ है वो भी पुलिस में जाने से पहले बार 4 बार 10 बार सोचता है, 4 कि यार बार मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे गुनाहगार नहीं बना हाँ। दिया जाए। और गुनाहगार तो वैसे नहीं डरता, वो तो उसको गुनाह उसको पता करना है जो- भाई मैंने जो- गुनाह कर दिया, बात वो खत्म। कर दिया। तो ऐसी स्थिति में अगर पुलिस स्टेशन में जाएं तो कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप पुलिस के पास जाके अपनी पूरी बात प्रॉपर रूप से रखिए। अगर पुलिस आपकी नहीं सुनती है तो एसपी साहब है, प्रावधान दे रखे हैं प्रोसीजर में, एसपी साहब है, एसपी साहब के पास जाइए। नहीं तो अदरवाइज हम बैठे हैं कोर्ट में, हमारे पास आइए, हम उसकी बात अदालत के जरिए पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा सर, जैसे हमने सुना है कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बट जैसे आज हम देखते हैं किशनगढ़ में बात करें तो अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम, ये बहुत देख रहे हैं। तो सर ये कहीं हाथ बंध गए हैं, क्या सीन है कि हमारे यहाँ कुछ हो नहीं पा रहा है? कानून में सारी प्रोविजंस हैं कि एक, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविज़न है कि आदमी को स्वच्छ हवा में रहना है, उसको अच्छे वातावरण में रहना है, उसको अच्छी सड़कें रहनी है, क्योंकि वो टैक्स पेयर है, वो अपनी हर तरह से दे रहा है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये प्रशासन की। प्रशासन उन नियमों को पालना नहीं करवाता, प्रशासन अपनी ड्यूटी प्रॉपर नहीं करता। अदरवाइज तो कानून तो बने, अतिक्रमण मुक्त आप समाज में रहें, फुटपाथ पे चले, आप पार्किंग की सुविधा हो, अच्छा वातावरण हो, पोल्यूशन ना हो, कचरा ना हो, गंदगी ना हो। आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि वो कानून की पालना करे, और प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। अगर प्रशासन सख्त हो तो ये दोनों का साइमल्टेनियस ही अगर साथ चले तो ही समस्या का निदान हो सकता है। तो सर ये अगर नहीं हो रहा है तो इसमें कानून लागू करने वाली क्या जिम्मेदारी है? कानून में प्रावधान है। अगर वो इलीगल रूप से ट्रैफिक में अपनी पार्किंग करके खड़ा कर, हाँ। चालान कटेगा। अच्छा, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जो ये कानून बनाते हैं ना, उनकी क्या जिम्मेदारी है? कानून हमारे संविधान में न्यायपालिका, विधायिका और एक हमारा ये कार्यपालिका, ये 3 अलग अलग
बात है। विधायिका का काम है सिर्फ कानून बनाना, अच्छा, उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन करना है जुडिशरी को। मतलब वहां से वो फ्री हो गए। वो कानून बना के फ्री हो गए। अच्छा अब कानून में सपोज करो उन्होंने एजेंसियां बना दी अलग अलग जी। एजेंसी बना दी, नगर पालिका का इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हो, अतिक्रमण नहीं हो। पुलिस प्रशासन बना दिया कि ट्रैफिक रूल्स प्रॉपर हो। अब कानून ने बनाने वालों ने तो कानून बना दिया, मतलब लेकिन कानून कार्यपालिका बनने के बाद में जिम्मेदारी जो पुलिस है कार्यपालिका की। कार्यपालिका की और जिम्मेदारी है न्यायपालिका की। कार्यपालिका उन कानूनों का लागू करवाकर जो गलत कर रहा है, इलीगल कर रहा है, उसके खिलाफ कोर्ट में अप्रोप्रिएट उसके खिलाफ चालान पेश करे या पिटीशन दायर करे या जो भी याचिका दायर करे, वो अगर करे तो नेचुरल है उन कानूनों का पालन बहुत जल्दी से होगा, सख्ती से होगा। सर हमने देखा है कि जो अपने नेताजी होते हैं करोड़ों के लैपटॉप मांगते हैं, तो एक आम नागरिक दफ्तरों के चक्कर काटता रहता है। तो जो न्यायपालिका है वो दोनों पर नज़र बराबर रखती है या फिर कुछ? आपका भी ये भी बहुत अच्छा सवाल है। न्यायपालिका संविधान के अनुसार कार्य करती है। जो विधायिका ने कानून बना दिए उस कानून की पालना कराने का कार्य न्यायपालिका का है। न्यायपालिका अपने आप से कानून नहीं बनाती है। अच्छा, अब आपने कहा कि एक आम आदमी, तो न्यायपालिका की नज़र में आम आदमी की भी वही वैल्यू है जो एक प्राइम मिनिस्टर की है। वैसा दिखता नहीं है ना सर। वो देखने का नजरिया अलग है, देखने का नजरिया अलग है। बाकी संविधान में सबको इक्वलिटी, जस्टिस ऑफ ऑल, जस्टिस फॉर इक्वल, ये प्रिंसिपल दे रखा है। अब वो विधायिका में जो नेता अगर वहां बैठते हैं वो खुद के लिए खुद ही कानून बना लेते हैं। उनको उनका दायित्व है जनता की सेवा करना, वो करते नहीं है। वो नहीं करते हैं। इसी वजह से हमारे पास में 5 साल में उनको पलटने का अधिकार दे रखा है। ये सही कहा आपने, इसलिए पलटते हैं, वरना एक ही सरकार रिपीट होगी। 5 साल तो उनको झेलना पड़ता है सर। बस अब जो है यही है आज की तारीख में। 5 साल तक हमें उनको झेलना है। 5 साल बाद में अगर ऐसा व्यक्ति काम कर रहे हैं कि आप अपनी जेब भर रहे हैं, आप अपने हितों के लिए काम कर रहे हैं, आजकल लोग ज्यादातर ऐसे आते हैं सर। तो इसलिए तो ये 5 साल का इसलिए नियम दे रखा है कि पलट दो, 5 साल तो झेलो फिर पलटो, फिर 5 साल बाद में पैसा ही मिल जाए। वो देखो ये हमारा गणतंत्र है, हमारा वो है। तो हमें एक अगर 5 साल तक का आदमी अगर सही काम नहीं करता तो उसको पलटने का अधिकार जनता को दे रखा है। अच्छा, जैसे एक अभी जनरल में एक बहुत दिक्कत आ रही है, साइबर फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल। तो सर जैसे किसी के पैसे कट जाए या किसी का साइबर फ्रॉड हो जाए तो सबसे पहले उसको वकील के पास जाना चाहिए या साइबर क्राइम ब्रांच में जाना चाहिए? सबसे पहले मैं इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि साइबर फ्रॉड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने नोडल एजेंसियां बना दी है। हर थाने में और जिले में धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। टोल फ्री नंबर दे दिए गए हैं। अच्छा। 1930 टोल फ्री नंबर है। आप अपना 1930 पर टोल फ्री नंबर पर अपना कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, आपको राइट है। कंप्लेंट दर्ज कराने के तुरंत बाद आप पुलिस में आप जाकर उसकी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। उस एफआईआर दर्ज करने में भी अगर फिर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो फिर एडवोकेट के पास है, हम कोर्ट के जरिए साइबर फ्रॉड की जो है कंप्लेंट एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। हाँ। अच्छा सर एक चीज़ और बताओ मुझे, जैसे बहुत बार ये इस साइबर फ्रॉड ही नहीं, ज़मीन खरीदते वक्त इस टाइम में बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। तो सर जब ये मतलब ज़मीनों में प्लॉट्स में जब खरीदारी होती है तो रजिस्ट्री के टाइम में ऐसे कौन से कानून है जो हमें ध्यान रहना चाहिए ताकि हमारे साथ फ्रॉड ना हो? एक प्रिंसिपल चलता है, क्रेता सावधान रहे जी। तो जो व्यक्ति कोई संपत्ति परचेज कर रहा है तो सबसे पहले उसको अवेयर रहने की आवश्यकता है। अब उसको क्या अवेयर रहना है, तो उसको सबसे पहले उस संपत्ति का टाइटल, स्वामित्व, कहाँ से ओरिजिन, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द प्रॉपर्टी, संपत्ति का उद्भव कहाँ से हुआ, वो वहां तक उसको जाने की आवश्यकता है। प्लस फिजिकली रूप से पोजीशन देखना आवश्यक है। प्लस अगर उसके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे प्रॉपर्टी से संबंधित डॉक्यूमेंट है, नगर पालिका के डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट, तो उसको वेरीफाई करवाना आवश्यक है। और उसके बाद एक और चीज, सबसे अच्छी चीज जो बताता हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर कोई प्रॉपर्टी परचेस करता है तो उसे एक आम सूचना, एक साधारण जो अपने लोकल होते हैं लोकल जानकारी लेनी चाहिए। लोकल जानकारी में एक आम सूचना अखबार में डलवा दी। अच्छा, कि भाई मैं फलाने ये प्रॉपर्टी है, मैं इस प्रॉपर्टी को परचेस करना चाह रहा हूँ, इस व्यक्ति से कर रहा हूँ, किसी को भी आपत्ति हो तो हमारे सामने। सब पढ़ता कौन है आजकल? पढ़ता नहीं हो, लेकिन कानून में दे रखा है ये बात। अच्छा। उसको बोलते हैं बोनाफाइड परचेसर। अच्छा, फिर वो बोनाफाइड परचेसर ये सारी चीजें इंक्वायरी करने के बाद डाल दी फिर कोई आता है तो अगर उसने सारी इंक्वायरी करने के बाद पब्लिकेशन करवाने के बाद वो प्रॉपर्टी परचेज करिए, उसकी भी रजिस्ट्री करवाएगा, एग्रीमेंट नहीं, रजिस्ट्री गवर्नमेंट के नियम के अकॉर्डिंग उसके रजिस्टर्ड करवाता है, तो उसको अदालत में प्रोटेक्शन मिलता है। इसलिए ये चीजें जो क्रेता सावधान है, अगर उसने सावधानी बरती परचेजर ने, तो उसको हमारे लॉ में, आई ऑफ द लॉ में, उसको बोनाफाइड परचेजर की कैटेगरी में डालते हैं। सर जैसे अपने शहर किशनगढ़ में आपको ऐसे कौन कौन सी समस्या है जो कानूनी समस्या आपको यहाँ पे नजर आती है? यहाँ सबसे ज्यादा लोगों में कानून की अवेयरनेस की और प्रशासन की जो शिथिलता है वो सबसे ज्यादा मुझे हुआ है।
अच्छा। लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है कि हमें कचरा कहाँ डालना है, हाँ, लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है हमें पार्किंग कैसे करनी है, लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है कि वो हम नगर पालिका से हमारा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो जो हमें निर्माण स्वीकृति मिली है उसके अगेंस्ट बियॉन्ड लॉ बियॉन्ड उसके जाके कंस्ट्रक्शन करते हैं। अच्छा। तो जनता को भी कानून तो की इसमें पालना- नगर परिषद भी शामिल होती है ना? वो तो फिर वो कर रहे हैं और वो आंख बंद करके बैठे हैं तो शामिल वही तो है। ना। तो गलती जनता कर रही है और उसको प्रोटेक्शन वो दे रहे हैं, हाँ। प्रशासन उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। फिर जब प्रशासन जागता है फिर जनता रोने लग जाती है। जनता रोने लगी थी और जनता के खिलाफ ही होता सारा फिर बुरा। सारा होता है तो साहब हमारा मकान तोड़ दिया, हमारा सीज कर दिया, ये कर दिया। तो आपने सबसे पहले गलती आप कर रहे हैं। तो जनता खुद अगर अवेयर रहेगी, अगर वो कानून के अनुसार कार्य करेगी तो क्यों प्रशासन उनके पास में जाएगा? जो नियम नॉर्म्स बना दिए, फॉलो कर दिए, वो नियम को हम ही नहीं मानते। तो जनता में अवेयरनेस होनी चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ बताओ, जैसे कोई पर्सन है जिसको अचानक से किसी ने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो सर उसको क्या करना चाहिए उस टाइम पे? ऐसा है, पुलिस किसी को भी अचानक गिरफ्तार कर लेती है तो गिरफ्तारी के नियम है, मैंने आपको पहले ही बताया। 24 आवर तक पुलिस उसको अपने कस्टडी में रख सकती है, लेकिन उसको राइट है पूछने का पुलिस अधिकारी से कि मुझे किस धारा में, किस जुर्म में। तो पुलिस बता दी तो ना है। ना तो वो एडवोकेट है, फिर वो एडवोकेट की भी सेवाएं ले सकता है। अच्छा, उस में नहीं, जैसे ये मानो जैसे मैं हूँ, ठीक है, पुलिस आई पकड़ के ले गई, मैंने पूछा भाई क्यों कर रहे हो, 2 थप्पड़ की ले गई, तो पुलिस अपने पद का दुरुपयोग कर रही है। पुलिस आपके ऊपर टॉर्चर नहीं कर सकती, बिना शिकायत, बिना एफआईआर आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। अच्छा। उनको अरेस्ट के प्रोविजन बताने पड़ेंगे, 24 आवर के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ेगा। फिर भी अगर पुलिस स्टेशन में इलीगल रूप से डिटेंशन किया तो पुलिस के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है, पुलिस के खिलाफ भी कंप्लेंट डाली जा सकती तो है। वो जब पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो उनके पास वो रहता है, जैसे फिल्मों में ज्यादा वारंट है क्या होता है ऐसा सिस्टम? बिल्कुल, मतलब कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनमें पुलिस को वारंट की आवश्यकता होती है। कौन कौन से? धोखाधड़ी से संबंधित जो मामले होते हैं जहां 7 साल से नीचे की सजा है, अच्छा। वहां पर पुलिस को ये अधिकार है कि उसको पहले नोटिस देगी। अच्छा। नोटिस का अगर प्रॉपर जवाब नहीं आया और वो इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं कर रहा है तो उसको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। हाँ, तो वो भाई पहले नोटिस देते तो बात अलग है, जैसा होता है ना बहुत बार कि कुछ भी नहीं बोला उसको जस्ट उठा के ले आए, वो इलीगल है। अगर वो सबसे पहले देखने की उसमें ये बात है कि उसको किस धारा में गिरफ्तार किया है, अच्छा, वो बेलेबल है, ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है। अच्छा, 7 साल से नीचे की सजा का मामला है, 7 साल से आगे की सजा का मामला है। तो जहां 7 साल के नीचे की सजा है और जो पुलिस के सामने क्राइम नहीं किया गया, अगर ऐसी सजा जहां पुलिस के सामने क्राइम कर रहे हैं और 7 साल के नीचे की भी सजा है तो पुलिस उसको तुरंत अरेस्ट कर सकती अच्छा, सामने हो रहा तो उठा सकती है उसने? बिल्कुल उठा सकती है। अभी आप झगड़े कर, दो आदमी झगड़ा कर रहे हो रोड पे, पुलिस के पास क्या वो है ऑप्शन, वो आपको उठा के डिटेन करेगी और डिटेन करते ही आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी, साहब ये लोक शांति की व्यवस्था भंग कर रहे हैं और अगर इनको नहीं रोका जाता तो ये आगे और आगे ज्यादा भी बढ़ सकता था। सही बात सर। जैसे एक सवाल होता है, महिला के साथ में घरेलू हिंसा या वर्क प्लेस पर हैरेसमेंट के मामले में कानूनी मदद वो कैसे ले सकती है या उसकी शुरुआती प्रक्रिया क्या रहती है? मतलब, और एक चीज ये भी बताइए, अगर वो ऐसा कुछ होता है उसके साथ में तो क्या उसकी जो पहचान है वो गुप्त रखी जाती है? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें आपके 2 सवाल है, एक तो डोमेस्टिक वाले जो घर के अंदर होने वाला अपराध, और एक होता है वर्क प्लेस पर। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए 2005 में कानून बना दिया गया है। कोई भी नातेदार, उसको नातेदार की श्रेणी में रखा गया है, चाहे वो जेठ हो, ससुर हो, सास हो, कोई भी हो, अगर वायलेंस करता है तो उसके लिए प्रोटेक्शन, वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है 2005 का। उसके लिए वो संबंधित अदालत में अपना डीवी एक्ट बोलते हैं जिसको हम शॉर्ट में, डीवी एक्ट के तहत कंप्लेंट डाल सकती है। वहाँ कोर्ट उसकी भरण पोषण की, शिक्षा दीक्षा की, अच्छा, उसके मेंटेनेंस की, उसके डिग्निटी से जीवन जीने की, वो सारी सुविधाएं कर सकती है थ्रू पुलिस। अच्छा, ये तो है उसका अधिकार डोमेस्टिक वायलेंस के। इसके अलावा इसी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर की भी नियुक्ति है। अच्छा, वो जिला जिसको हम यहाँ बाल कल्याण समितियां बन रखी है, वहाँ एक प्रोटेक्शन ऑफिसर भी होता है। वो चाहे तो पुलिस में भी जा सकती है, वो चाहे तो डायरेक्ट कोर्ट में भी आ सकती है, वो चाहे तो प्रोटेक्शन ऑफिसर के जरिए भी कोर्ट में एप्लीकेशन लगवा सकती है। ये तो है आपकी वुमन जो अपने घरेलू हिंसा वाले में। वर्क प्लेस के लिए अलग कानून है। वर्क प्लेस के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कई आ चुकी है और बहुत स्ट्रिक्ट है। हर वर्क प्लेस पे महिलाओं के लिए एक कमेटी बनाई गई है। मैं आपको उदाहरण देके ही बता देता हूँ, हमारी जुडिशरी यहाँ कोर्ट परिसर में भी जजों के साथ और कुछ लेडीज महिलाओं के साथ जी इन्होंने एक कमेटी बना रखी है। कोई भी महिला जिसके साथ में वर्क प्लेस पर किसी भी प्रकार से अभद्रता, काम करने में दिक्कत या किसी प्रकार से कोई भी इलीगल एक्टिविटी अनैतिक होती है तो वो सीधी उस कमेटी के पास अपनी एप्लीकेशन दे सकती है। अच्छा, वो कमेटी उसको सुनेगी, बंद कमरे में सुनेगी, पहचान गुप्त रखेगी, उसकी शिकायत सुनेगी और संबंधित जिस व्यक्ति ने अत्याचार किया है
उस व्यक्ति को बुलाकर उसको भी उसका भी पक्ष जानेगी। उसके बाद अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ इस महिला के साथ गलत हुआ है, तो वो इसकी कंप्लेंट बनाकर जो नोडल ऑफिसर होता है, हमारे एडीजे साहब इसके नोडल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, वो इसके नोडल ऑफिसर होते हैं, वो सीधी कंप्लेंट अगर वो दे देती है वहाँ, तो तुरंत एक्शन शुरू होता है। अच्छा सर, इसी बिहार पे एक बात करना चाहूँगा। आजकल देखो सर, ये भी होता है ना कि महिलाएं जो है, गर्ल्स जो है, जानबूझकर लोगों पे इल्ज़ाम भी लगाती है। तो सर उस टाइम में एक आदमी क्या करे? देखिए, हिंदुस्तान में महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत कानून बनाए गए हैं, पर कई चीज़ें कोर्ट्स ने भी ये महसूस किया है कि कई बार कानून का दुरुपयोग हो रहा है। हाँ। वो दुरुपयोग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बना दी है। अच्छा। कि जैसे दहेज के केस में आए दिन कोई छोटी मोटी विवाद हो गई, दहेज का आरोप लगा दिया। हाँ, ये तो बहुत बड़ा ये है सर कि मतलब कुछ भी हुआ, साहब इसने तो मेरे से दहेज मांगा, साहब इसने तो मेरे को पीटा। अरे सर क्या पीटा, कुछ कहा ही नहीं होगा बेचारे ने। तो ऐसी स्थिति में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। अच्छा। ग्रीवियस नेचर का मैटर हो, जहाँ दिख रहा है कि महिला के साथ बहुत मारपीट हो गई है, वास्तव में उसके साथ कोई ब्लड निकाल दिया है, उसको मर्डर कर दिया है, या उसको जैसे घर में दहेज के लिए जला दिया गया है, वहाँ पर उसको तुरंत एक्शन लेके उसको अरेस्ट किया जा सकता है। अच्छा। लेकिन ऐसे आरोप में आरोप लगाया है, तो वो आरोप लगाया तो सिर्फ पुलिस चार्जशीट पेश कर देती है कोर्ट में, वहाँ आरोप उस महिला को साबित करने पड़ता है। अच्छा, मतलब तो उसको गिरफ्तारी नहीं नहीं होती है। अगर मतलब वो सामने दहेज उत्पीड़न का केस लगता है तो गिरफ्तारी नहीं होती है उसमें ना? नहीं, सीधी गिरफ्तारी पे रोक लगा दी। अर्णेश कुमार का जजमेंट है सर्वोच्च न्यायालय। ये कब से हुआ सर? ये हमारे 2021 के आसपास। 2021 के। अर्णेश कुमार का एक जजमेंट है, वो माइल्ड स्टोन जजमेंट है। सारी अदालतें उस अर्णेश कुमार के जजमेंट को ही फॉलो ठीक कर दिया सर, वरना बिल्कुल तो हर कर आदमी दिया। जेल में पड़ा होता है। बिल्कुल। महिलाएं ऐसे झूठे आरोप जेठ पे लगा दी, ससुर पे, सर, जो बेड पे पड़े हैं, मतलब ननंद है जिनकी शादी हो गई, जिनका कोई लेना देना नहीं, उन पे लगा दिए, उन पे कर लगा दिए। दिए। तो ऐसी चीजों को देखते ये हुए तो होता है दुरुपयोग सर। मैं आपको एक छोटा किस्सा बताऊं। मेरा एक भाई था, बेचारा क्या करे, गरीब आदमी, शादी हो गई थी। अब लड़की ठीक है, अब क्या नहीं है, उनके फैमिली में पता नहीं क्या बात हुई, नहीं भेजेंगे, पैसे दे दो इतने रुपए, जब तो ठीक है, वरना आप पे केस लगाएंगे। भाई केस क्यों लगा रहे हो? कि हम तो लगाएंगे, पैसे दो। सर सही बताऊं तो कहते हैं वो फिर करना पड़ता है, क्या करे बेचारे। अब आजकल ये सारे कानून लड़कियों की साइड में होते हैं, लड़का बेचारा मरता है। तो ये चीजें बहुत गलत ज्यादा हो जाती है आजकल। बढ़िया सर, आपने ये चीज बहुत अच्छी बताई, लोगों को पता होनी चाहिए। हाँ, कि तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती ऐसे आरोपों पे। और जब आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत कर दिया जाता है, आप वहाँ पर साबित करिए ना, उनको बताना पड़ेगा भाई दहेज मांगा तो कब मांगा, कितनी तारीख को मांगा, किसके सामने मांगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर लाइबिलिटी होती है, भाई दहेज मांगा तो इसके आरोप तुमने पुष्टि कैसे करी, नहीं करी। तो अमूमन ये सर ये बताओ, जैसे अपन ने ये तो बात करी, जैसे एक चीज़ और अपन जनरली देखते हैं आजकल के एआई बहुत प्रचलन में है। बिल्कुल। उसकी वजह से गलत फोटोज बनाना, बिल्कुल, लड़कों की लड़कियों की बदनामी करना बहुत आम हो गया है। बिल्कुल। तो सर मुझे ये बताओ, ऐसा कुछ होता है तो कानूनी मदद कैसे लेवे? बिल्कुल। हमारे अभी वर्तमान में एआई पर बहुत रिसर्च चल रही है। एआई से संबंधित रूल्स रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, बहुत हद तक बन भी गए, और उनको धीरे धीरे जैसे जैसी समस्या आ रही है उनको कड़ा करने के लिए कर रही है। अभी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी एआई जनरेटेड वीडियो है, अगर आपने उसको अपलोड किया तो आपको उस पर टैग लगाना अनिवार्य हो गया कि ये एआई जनरेटेड है, ताकि लोगों को पता चल सके कि एआई है। ये तो है एक, आप जैसे आप सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल, तो आप कोई भी छोटी मोटी वीडियो बना के डाल दी, लेकिन किसी को डिफेम करने के लिए या किसी को हार्म करने के लिए अगर आपने कोई एआई जनरेटेड बनाया है, तो आपके खिलाफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत क्रिमिनल केस हो सकता है, डिफामेशन का केस हो सकता है। बहुत सख्त सजाएं हैं, बहुत कानूनी धाराएं और सख्त सजाएं हैं। अच्छा सर, एक चीज़ जनरली हम ये भी देखते हैं कि लोग कानून से डरते बहुत हैं। बाई चांस किसी को कुछ ऐसा हो गया, उसको बोले कि भाई जा तू केस कर दे, तो सर वो डरते क्यों? कन्नी काटते अपनी कि यार नहीं नहीं भाई मुझे नहीं करना। ऐसा क्यों सर? ऐसा आज भी हमारे हिंदुस्तान में अगर दो व्यक्ति लड़ते तो एक ही बात बोलते हैं, मैं तुझे कोर्ट में देख लूँगा। क्यों? क्योंकि उसको आज भी न्यायपालिका पे विश्वास है कि यहाँ जाएंगे तो हमारा सोल्यूशन निकलेगा। और कौन सी संस्था इस देश में बताए कि जहाँ व्यक्ति है कि जाके दो आदमी लड़े हो, कहेगा मैं तुमको वहाँ देख लूँगा, वहाँ देख लूँगा। ऐसे तो गुंडे मवाली करते हैं। आम आदमी का अगर बीच में झगड़ा हो गया तो क्या करेगा वो ये कहेगा आई विल सी यू इन कोर्ट। हाँ सही बात है। तो बस वो कोर्ट पे विश्वास नहीं, फिर भी ऐसा जनरली देखा जाता है, लोग डरते हैं थोड़ा सा। तो मतलब चाहे थाने में जाने से बोल दो या कोर्ट जाने बोल, कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो रहता ही है सर। देखिए, मैं तो आपको ये बात कहूँगा, ये डर अच्छा है। अगर लोगों में कानून का डर है ना, तो डर अच्छा है। क्योंकि अगर हमें कानून का डर रहेगा तो हम अपराध ही ना करेंगे। नहीं तो सर वो कुछ लोग जो बेगुनाह वो भी तो डर रहे हैं ना।
तो उसको अपनी बेगुनाह, उसको बेगुनाह किसने बोला अभी, और उसको गुनाहगार किसने बोल दिया? नहीं, क्या अदालत ने? फिर भी डरते हैं सर। अब प्रक्रिया है। तो क्या नहीं, इसका ये कोई ऐसा बात कि वो कानून से उसका भरोसा उठ गया है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक भी हिंदुस्तान में कानून पे किसी का भरोसा नहीं उठा। हर आदमी, व्यक्ति, किसी की भी कोई समस्या नहीं, होती है, जब सबसे किसी पहले का बात- गलत होता है ना सब, तो थोड़ा ऐसा दिखता है। जैसे हम ये नहीं कह रहे कि कोई भी वकील गलत कर रहा है या कोई भी पुलिस वाला गलत कर रहा है, पर बहुत बार ऐसा होता है कि दो जब सामने आते हैं तो एक ना एक तो होता ही है। तो क्या पता उस वक्त बेगुनाह के साथ ही वो चीज हो जाए। देखो सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जानबूझ के गलत किया जा रहा है, बट हो जाता है। न्याय की लड़ाई है। हाँ, ये न्याय की लड़ाई है और सच्चाई की लड़ाई है। और हमेशा आपको ध्यान है, अच्छाई और बुराई में हमेशा जंग चलती है। हाँ। और जीतती कौन है लास्ट में? सर ये तो समय सच्चाई बताता है, जीतती। देखो सच्चाई जीतती है। अभी तक हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, सच्चाई जीतती है, और हमने तो सच्चाई को जीतते देखा। सर एक चीज तो आजकल ना, मतलब एडवोकेट्स पैसा कमाने में ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय ये किसी को अच्छे से न्याय दिलवाने में। तो क्या ये सच है या ये ऐसा होता है? नहीं नहीं नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगा कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए एडवोकेट काम करते हैं। काम करते हैं तो पैसा भी आता है, लोग आते हैं, पैसा client तो को देते ही हैं। वो तो है। हाँ, पर अभी जो ये युग है, अभी हमारा भौतिकवाद युग ज़्यादा है, और एडवोकेट्स भी बहुत संख्या, सभी कोशिश करते हैं कि हम सर्वाइव करें, क्योंकि सबसे संघर्षमय ज़िंदगी अगर किसी की है तो वह एडवोकेट की। वो 3 साल 5 साल 2 कोर्स होते हैं। 3 साल 5 साल तो पहले वो अपना खपाता है ग्रेजुएशन के बाद। अच्छा। उसके बाद उसको किसी सीनियर के पास बैठना पड़ता है, हाँ, काम के सारा प्रोसीजर सीखना पड़ता है। तो उसके 7 साल 8 साल तो बेचारे के ऐसे ही। चले गए। अब आप उस वक्त सोचो, जब आदमी हैंड टू माउथ है और जो अपना कुछ जज्बा है उसमें, तो उसको 7-8 साल वो सर्वाइव करने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, मेहनत तो देखो सर करनी पड़ती है। तो जो मेहनत करता है उसको कभी समस्या, मैंने तो नहीं देखी कभी कोई किसी एडवोकेट को ऐसे समस्या आते हुए कि मेहनत कर रहा है, अपने पक्षकार को जिता रहा है या पक्षकार के लिए लड़ रहा है। पक्षकार के लिए अगर आप लड़ रहे हो तो नेचुरल है, आपकी फेमस है, जो आप ऑटोमेटिक लोगों तक पहुंचाएगा। वो एक क्लाइंट आपको 4 लोगों हाँ, को वो जाके तो होता बोलेगा ही सर। कि यार मेरा वकील साहब के वहाँ गया, मेरे को इतना अच्छा उन्होंने मेरे को ट्रीट किया, मेरा इतना अच्छा केस फाइट किया। तो नेचुरल है, वो आपकी माउथ पब्लिसिटी कर रहा है। तो कभी ऐसा भी होता होगा सर, जैसे कि आपने सपोज कीजिए कोई केस है, आपने बोला सर मैं इसका 50,000 लूंगा, बोला सर बहुत ज़्यादा है, फिर आपका क्या सवाल रहता है उसमें? हम ऐसी जैसी पक्षकार की परिस्थिति होती है हाँ। उस हिसाब से एडजस्ट भी करते हैं। कई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो हैंड टू माउथ है, पर क्या हम सभी के लिए पैसों के लिए काम थोड़ी नहीं करते हैं। हम उस फील्ड से जुड़े हैं जहाँ हमारा सबसे पहला फर्ज होता है न्याय दिलवाना। पैसे की जब वाले आते हैं, पैसे भी देते हैं, कोई छोड़ते भी नहीं हम उनसे। बड़े जो पैसे वाले होते हैं, जिनके पास है उनसे क्यों छोड़े, और जिनके पास नहीं है तो उनके लिए न्याय के लिए भी लड़ते हैं। वाजिब बात है। और नहीं है तो हमारे पास में दूसरे साधन भी है, कैसे? हम उसको लीगल एड दिलवा देते हैं। अच्छा, ऐसा? बिल्कुल, वाह, क्या सरकार से उसको, भाई आप हमारी फीस नहीं पे कर सकते, आप एप्लीकेशन लगा दो। है। मैं उस जैसे सिविल के मुकदमे हाँ। सिविल के मुकदमों के लिए किशनगढ़ में लीगल एड में मैं हूँ। अच्छा, आप हैं? बिल्कुल हूँ। क्या बात है सर। तो मुझे कोर्ट खुद ऑर्डर भेजती है मेरे पास कि आप इसका मुकदमा लड़िए। तो आप लोग देख रहे हो ना ये चीज, अगर आपको सिविल केसेस में कोई भी लीगल एड चाहिए तो सर हमारे हाजिर है, बिल्कुल। आपको मिलेंगे। पर आपकी परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए कि आपके पास में मुकदमा लड़ने के लिए पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन मुकदमा लड़ना जरूरी है। समझ गए ना? सपोज पैसे करो नहीं है आपके, तो नहीं। हाँ, सपोज करो आपके घर पे किसी ने अतिक्रमण करने की कोशिश की। हाँ। आप गरीब आदमी हो, आप मजदूर आदमी हो, अब कोई बाहुबली आ गए, खड़े हो गए आपके सामने कि घर खाली करो। अब उसके पास बेचारे के पास पैसे नहीं है, तो क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा? नहीं, सही बिल्कुल बात है, मिलेगा। वाजिब बात हम है। बैठे हैं उसके लिए, नालसा बैठी है, लोक अदालत बैठी है, जज बैठे हैं, कोर्ट बैठे हैं, पुलिस स्टेशन बैठे हैं, सब बैठे हैं। अच्छा सर, एक चीज बताओ, जैसे आप तो इंडस्ट्रियल एरिया में गए होंगे, बहुत बहुत धूल उड़ती है, बहुत है ना? तो इसके कोई खिलाफ है क्या? पीएलएल बिल्कुल है। क्या क्यों कर नहीं सकते है? हैं? क्यों, अब एक बात बताइए, दिल्ली में पोल्यूशन का कितना मैटर में सुप्रीम कोर्ट कितनी सख्त रहती है? हाँ। क्यों? आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हर व्यक्ति को स्वच्छ हवा में, वातावरण में जीने का अधिकार है। अब ऐसी स्थिति में अगर आप वहाँ स्वच्छ वातावरण नहीं मिल रहा है तो पब्लिक जो है वहाँ की संबंधित पब्लिक, वो पीआईएल निर्धारित कर सकती है। तो ये कहाँ होती है, कैसे होती है? पीआईएल लोकल कोर्ट में भी हो सकती है, पीआईएल हाई कोर्ट में भी हो सकती है, और अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकती है। डायरेक्ट कोर्ट में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको कैसा क्या प्रोसेस रहता है सर इसका? पहले आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए गवर्नमेंट्स को, अच्छा। जिसकी ड्यूटी है, सपोज करो नगर पालिका की ड्यूटी है कि वहाँ उसकी प्रॉपर सफाई करे, हाँ। वो नहीं कर रही है, धूल उड़ा रही है, कचरा इकट्ठा नहीं उठा रही है, तो आप वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दीजिए, कलेक्टर को रिप्रेजेंटेशन दीजिए। उसके बाद भी अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, नगर पालिका, कलेक्टर, जो भी संबंधित विभाग है, प्रशासन, आप उसको अपना जो भी जनता है, जनता, पीआईएल में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, किसी का व्यक्तिगत नहीं होता है, सार्वजनिक हित होता है, कोई पीआईएल लगती है। हाँ। सार्वजनिक हित होना उसमें आवश्यक है। पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सार्वजनिक हित अनिवार्य है। व्यक्तिगत हित के लिए आप पीआईएल में नहीं जा सकते जी। अगर सार्वजनिक हित है तो वहाँ के जो सार्वजनिक लोग हैं जो पीड़ित हो रहे हैं, वो सब मिलके, या उनमें से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति
कम से कम 2 व्यक्ति अनिवार्य है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर याचिका डाल सकते हैं और उस याचिका का पीआईएल याचिका का को भी कोर्ट बहुत ज़्यादा उसको गहराई से उस पर ऑर्डर करती है। जैसे अगर सपोज सरकार सही से काम नहीं कर रही हो तो इसके खिलाफ लोग कैसे क्या कर सकते हैं? सेम यही प्रोसेस है या और कोई प्रोसेस भी है? 2 चीज़ें, एक तो कार्यपालिका है, एक विधायिका। अच्छा विधायिका ने अगर गलत कानून बनाया तो उसका गार्जियन है कोर्ट। अच्छा अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके कानून बना दिया तो उसको कोर्ट्स जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है। अच्छा कानून बनाने वाले मामले कार्यपालिका में अगर सरकार ने जो नियम रूल्स फॉलो बनाए वो खुद ही फॉलो नहीं कर रही तो उसके लिए अगर पब्लिक इंटरेस्ट में भी जा सकते हैं, व्यक्तिगत इंटरेस्ट में भी अदालत में जा सकते हैं। अच्छा सर, ये बताओ आप सबसे पहले ये बात मेरे को कि आपने वकील बनना ही क्यों चूज किया था? मेरा पैशन था यही। बिल्कुल, तो न्याय दिलाना। पहले किसी को ऐसा घर में कोई है या कोई किसी को नहीं, देखा? फर्स्ट एडवोकेट हूँ मेरे घर में। अच्छा, तो किसी को देख के इंस्पायर्ड हुए या फिर अब ऐसे ही? पैशन था मेरा शुरू से। मेरे को मैं तो वकील गवर्नमेंट जॉब छोड़ के एलएलबी। क्या बात कर रहे हो जी, मतलब वकील ही बनना है? वकील ही बनना है। अरे क्या बात है सर, और मेरी गजब। बिटिया को भी वकील बना रहा हूँ। अच्छा छोटी क्या बात है बिटिया सर, को। बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सर जैसे आपने शुरू में आए थे तो तकलीफें तो बहुत आई होगी? बहुत तकलीफ थी, आर्थिक तकलीफ थी। अच्छा। केस नहीं मिलते थे। हाँ। कोई बात नहीं, हम घबराते नहीं थे। सुबह 10 बजे घर के बाहर खड़े हो जाते थे। कोई बड़ा एडवोकेट हमको कोर्ट में हमको लिफ्ट दे के लेके जाता था, हम वहाँ बैठ जाते नहीं थे। सर, एक चीज हमने सुनी थी कि सर आपके माताश्री जी, वो टीचर थे शायद। बिल्कुल। तो आर्थिक स्थिति वाला समझा नहीं मैं। आर्थिक स्थिति का मीन्स सिर्फ हम अपना भरण पोषण कर सकते थे, अच्छा वो इतना ही? बस इतना ही उनको, क्योंकि प्राइवेट एडेड स्कूल में थी। अच्छा गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट स्कूल में थी। अच्छा किशनगढ़ में ही? किशनगढ़ में। अच्छा तो सेमी गवर्नमेंट में वो फैसिलिटी जो गवर्नमेंट को मिलती थी वो नहीं मिलती थी। अच्छा। बस ठीक है, हमारी माताजी ने संघर्ष करके अरे, अपना हमें पाला पोसा, हमें पढ़ा लिखा के हमारे को उसका इतना सक्षम रिजल्ट बना आज दिया आप, जो भी है। और ऐसा ही आने वाली पीढ़ी आप। बिल्कुल, न्याय दिलाना है, न्याय दिलाना है बस। नहीं सर सही। अच्छा सर, जैसे आप जब नए नए वकील बने थे और आज अपने आप जहाँ पे आप देख रहे हो, तो सर उस टाइम की न्यायपालिका जो कानून वगैरह होते थे उसमें आज में कितना डिफरेंस और क्या कुछ बदलाव देखते हैं आप? हाँ, बहुत बदलाव आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया आ गया, एआई आ गया, और आप कॉर्पोरेट लॉ आ गए। ऐसे ऐसे कानून, नए नए कानून बनते जा रहे हैं। जैसे कंपनी वाले मामले हैं, बैंक वाले, डीआरटी वाले मामले हैं। पहले नहीं थे ये मामले। पहले सिर्फ एक अदालत, ये छोटी कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये चेन थी। अब इसके बाद ट्रिब्यूनल्स बनने लगे, लोक अदालतों का कंसेप्ट होने लग गया, कंज्यूमर कोर्ट्स के वो होने लग गए। तो अलग अलग फील्ड के अलग अलग मामलों में अलग अलग कोर्ट्स इस्टेब्लिश होने लग गए। तो कानून बना, समस्या आती गई, कानून बनते गए, इंफ्रास्ट्रक्चर आता गया, काम होता गया। तो ऐसे ऐसे करते हुए उस वक्त और अब में इतना बड़ा डिफरेंस आ चुका है कि पहले लिमिटेड वर्क था, अब इतना ज्यादा वर्क हो चुका है कि अगर एक एडवोकेट सही तरीके से काम करे तो वो 24 घंटे भी कम पड़े उसको। अच्छा क्या बात है सर। 24 घंटे भी कम पड़े उसके लिए, सही से काम करे तो? सही से काम करे तो। अच्छा सर ये बताओ, आप तो मेरे को शानदार, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है, अगर दोस्त हमसे पैसे उधार ले ले उससे वापस निकलवाने तो कैसे निकलवाए? बिल्कुल ले सकते हो, कैसे निकलवाए बस सर? एक छोटा सा कोई सबूत हो, या तो आप दोस्त को पैसे दे रहे हो या तो आपको लिखा पढ़ी करा लो हाँ, कि भाई या तो चेक ले लो, हाँ, पैसे दे रहा है, हाँ। दोस्त है, दोस्त की जगह। दोस्त को कौन चेक लेता है यार? ये मैं ये तो ना सबूत, अदालत सबूत मांगती है। फिर भी अगर आपने लिखा पढ़ी नहीं कराई, हाँ। आपने कोई एग्रीमेंट नहीं लिखाया, हाँ। कोई आपने कोई चेक नहीं लिया, ये सिंपल एक कागज पे लिखवा लो अच्छा कि भाई मैंने आपसे पैसे उधार लिए, हाँ। उससे हम आपको रिकवरी करवा। जैसे उसने, जैसे आजकल व्हाट्सएप चलता है। अब यही मैं आपको जस्ट कहने ही वाला था। हाँ, ये अब व्हाट्सएप पे आप या उसकी रिकॉर्ड कर लिया आवाज, हाँ, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे आपने कहा यार मैंने तेरे को मैं पैसे मांग रहा हूँ, पैसे दे, मैं कल दे दूंगा, मैं परसों दे दूंगा, मैसेज। वो एविडेंस हाँ, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में अभी जो चेंजेस हुए हैं, हाँ। वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में कवर हो गई है, वो प्रूफ माना जाएगा, उससे आप रिकवरी जैसे वो एक स्क्रीनशॉट आता है हाँ, पेमेंट का ऑनलाइन वाला, उससे हो जाता है? बिल्कुल हो सकता है। तो उसके लिए प्रोसीजर है, एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का के लिए अभी हमारे जैसे जैसे क्लाउड और ये सोशल मीडिया की जाए, तो हमारे इसने विधायिका ने चेंजेस करके उन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को साक्ष्य में, पहले नहीं मानती थी कोर्टें, रिकॉर्डिंग नहीं मानती थी, सो ये व्हाट्सएप और ये नहीं मानती थी कोर्टें, लेकिन चेंजेस आने के बाद अदालतों ने इनको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में प्रयुक्त करने लग गए। आजकल सारा जमाना कोई व्यक्ति किसी से मिलता ही नहीं, सब फोनों पे बात होती है, व्हाट्सएप चैट पे बात होती है, इंस्टाग्राम, कितने सोशल मीडिया। अगर वहां भी आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है या कोई आपने कन्वर्सेशन किया है, वो कन्वर्सेशन भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में एविडेंस माना जाएगा और उसको बेस बनाते हुए आप रिकवरी फाइल केस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो देख लो दोस्तों, अगर आपके भी दोस्त ने किसी ने पैसे उधार लिए हो तो केस कर दो, उसमें पैसे वापस आएंगे। बस हाँ, थोड़ा सा प्रूफ जरूर रखना है। हाँ, हाँ,
अच्छा सर, एक चीज़ मुझे बताओ, जैसे आजकल ना फेमिनिज्म का बहुत तगड़ा वो चल रहा है, तो जब ये फेमिनिज्म सारे जितने नियम कानून बने, ये लड़कियों के लिए ही क्यों बने, लड़कों के लिए क्यों नहीं बने? मैं इसके पीछे आपको हमारी संस्कृति कल्चर के अच्छा। बारे में, क्योंकि हमारा आज भी देश पुरुष प्रधान समाज रहा है और नारी की स्थिति हमेशा नीचे रही है पुरुष से। अच्छा। ये टेंडेंसी पर अब तो ऊपर आ चुकी है। इसीलिए जो आपका सवाल है उसी में ये जवाब है हाँ। कि उनको उनके इक्वल लाने के लिए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने महिला पुरुष में कोई भेद भी नहीं किया। हाँ। हर समानता, हर अवसर में महिला का भी उतना ही रोल होना चाहिए जितना पुरुष का होना चाहिए। हमारी जनसंख्या, हमारी आबादी भी आधी, कम से कम 50% आबादी महिलाओं की, और आज महिलाओं की दशा क्या है? आज आप खुद देख लें, अगर आप तो समाज में अच्छे से देखते हैं, महिलाओं की दशा है क्या आज पुरुषों की इक्वल सभी की? देखो सर, मोटा मोटी गणित तो देखे तो मैक्सिमम तो इक्वल आने के बराबर में ही है। चल रही है ना? हाँ बिल्कुल। आज के 5 साल पहले क्या स्थिति थी? देखो 5 साल का पहले का तो पता नहीं, पर अभी जो इक्वल हुए तो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस वापस आने ये चाहिए ना। इक्वल इसलिए हुई कि हमने समाज ने अपनी सोच बदली। हम्म। कानून हमेशा समाज के अकॉर्डिंग कानून बनाए जाते हैं, तो जो कानून बनाने वाले हैं उन्होंने भी ये सोच देखी कि महिलाओं को, अभी आप देखें महिलाओं का आरक्षण बिल पास हो गया संसद में, किसी भी पार्टी ने हाँ, उसका विरोध नहीं किया। बिल्कुल। विरोध करते ही पूरा कहानी खत्म हो जाती है उनकी। कहानी खत्म हो चलो जाती भाई साइड में आ तू। नई संसद भवन का पहला जो है कानून, कोई महिला विधेयक है। था ना, चेंज आया ना समाज में, ये चेंजेस आ रहे हैं, और ये चेंजेस आने से मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे, अगर महिलाएं इक्वल पुरुषों के बराबर काम करें, पुरुषों के इक्वल उसको राइट्स, उनको अवसर मिले, तो महिला बहुत कुछ कर सकती है। वो तो सही बात है। पर सर एक्चुअली क्या होता है ना, आजकल एक चीज़ में अगर जनरल बात करो, एक लड़का लड़की को छेड़ता है तो उस पर फट से एक्शन लिया जाता है, और वही लड़की लड़की को छेड़े कोई एक्शन नहीं लेते। ये ही गलती है। क्यों? आप प्रूफ दो ना, आजकल तो आप वीडियो बनाओ दो। कहाँ प्रूफ मिलते हैं? आज मेरी बात सुनो, एक लड़की को लड़का छेड़ रहा है, पब्लिक उलट जाएगी, ठीक है, वही लड़की लड़के को छेड़ा, सब गूंगे बैरों की तरह देखने लग जाएंगे, कोई कुछ करता ही नहीं है। ये आपका जो सवाल ही ऐसा है कि पहले बात तो ऐसा रेयर होते हैं चांस। नहीं होते हैं, आजकल ऐसा नहीं है सर। रेयर नहीं होते हैं, रेयर होते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ, लड़का हो चाहे लड़की हो, चूंकि महिलाओं के पक्ष में रही है हमारी ये टेंडेंसी कि महिलाओं को हमेशा दबाया जाता है, इसलिए उनको उत्थान के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, इसलिए उनको इतने कानून दिए। अभी पुरुषों के बारे में ऐसी चीजें नहीं आई है कि पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं, लेकिन उनका दुरुपयोग करने से जहां प्रताड़ित हुए वहां अदालतों ने इसमें हस्तक्षेप भी। अच्छा सर, ऐसे कौन कौन से कानून हैं जो सभी को पता होने चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट कानून अभी जिसको हम BNS बोलते हैं, भारतीय न्याय संहिता, उसमें हर प्रकार के अपराध की परिभाषा, अपराध का दंड वो दे रखा है। तो हर व्यक्ति को BNS के संक्षिप्त प्रावधान, उसमें महिला से संबंधित, शरीर से संबंधित, संपत्ति से संबंधित, लोक सेवक से संबंधित, ऐसे सारे अपराधों के बारे में उसमें पूरी गाइडलाइन दे रखी है। अगर ऐसा कोई कृत्य होता है तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, और इसकी डेफिनेशन है तो इसका पनिशमेंट क्या होगा। तो हर व्यक्ति को कम से कम BNS पढ़नी चाहिए। सही बात। अच्छा सर, ये हमारे कुछ एक लाइन एक शब्द के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको एक लाइन में एक शब्द में आंसर देना है। सर, कानून की वह एक किताब जिसे हर आम नागरिक को पढ़ना चाहिए। मैंने आपको बताया अभी BNS है, अभी आपने बताया। कोर्ट रूम में सबसे अजीब या मजाकिया घटना जो आपके साथ हुई हो? ग्रामीण परिवेश के लोग जब अदालत में आ जाते हैं तो वो, उनको प्रक्रिया समझ में नहीं आती, वो अपनी ग्रामीण भाषा में बोलते हैं, तो कई बार वो ऐसे वर्ड बोल जाते हैं जो अमूमन गाँव में बोलते हैं, तब कई बार सकपका जाते हैं ये क्या बोल रहे हैं। अच्छा सर, सनी देओल की तारीख पे तारीख डायलॉग या अक्षय कुमार की जोली LLB, कौन सा सिनेमाई वकील असलियत में ज्यादा करीब होता अदालत के? देखिए, ये जो फिल्म वाली बात करें तो जोली LLB मुझे थोड़ी सी उससे ज़्यादा लगी कि ये कानून के ज़्यादा टच में। अच्छा, अगर आप आज वकील ना होते तो और दूसरे कौन से पेशे में होते? मैं वकील नहीं होता तो मैं म्यूजिक के प्रोफेशन में होता, क्योंकि मेरे परिवार में मेरी माताजी वगैरह जो भी है म्यूजिक से जुड़ी हुई थी, तो मैं भी म्यूजिक इंडस्ट्रीज में सोचता। वो एक शब्द जो सुनते ही आपको गुस्सा आ जाता है? जिसके साथ, महिलाओं के साथ में प्रताड़ना। अच्छा, जहाँ भी महिलाओं के साथ प्रताड़ना होते है मुझे बहुत गुस्सा आता है। इक्वलिटी होनी चाहिए। अच्छा, जो भी नए वकील बनकर आ रहे हैं उनके लिए एक शब्द में कोई सलाह? एक नहीं, 2 शब्द में, स्टडी एंड पेशेंस। अच्छा, पढ़ो और धैर्य रखो। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, देखो अपने जो भी बातें करी है, आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपना करियर अगर वकालत में बनाना चाहे तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, जो उनको ध्यान में, हर चीज़ ध्यान में, क्या वकालत में आने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए? उनको सब्र रखना जो इम्पोर्टेंट है, और स्टडी, अप टू डेट लॉ होना जरूरी है। आज के समय में हमारे पास में सारे ऐसे माध्यम है जिसे हमें तुरंत प्रभाव से कहीं भी कोई भी जजमेंट हो रहा है वो हम अपलोड कर सकते हैं। उनको पढ़ना, समझना और उनका इम्प्लीमेंट करना, ये उस वकील के लिए होना चाहिए, उसको लेजीनेस नहीं होना चाहिए। अच्छा,
तो बहुत बढ़िया सर, आप हमें बहुत अच्छा लगा। आज आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई भी है और हमें सीखने को मौका भी मिला, और जो ये वीडियो देखेंगे उन्हें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आज ये हमारे साथ में थे प्रतीक जी मेहता, जिन्होंने हमें वकालत के बारे में बहुत कुछ बताया। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो पक्का शेयर करना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ जानने को आपको मिलने वाला है। क्योंकि वकालत एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप गुनहगार हो या बेगुनाह हो तो आपको कैसे क्या करना चाहिए उसका हर मायना, हर तरीका आपको सिखा देती है। तो इस एपिसोड में आपको जैसा भी लगा हो, जो आपको इसमें अच्छा लगा वो हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, टॉक शो विद किशोर के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि क्या अच्छा लगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। धन्यवाद सर।